बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री ने कल इसी सदन, इसी लोकसभा के अंदर जो हमारे पीछे है, कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें आने जा रही हैं, निश्चित है इस लोकसभा चुनाव में, और एनडीए इस बार 400 के पार जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। आप अगर देखें लोकसभा में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, कुल 543 सीटों पर चुनाव होता है देश के अंदर। आज नरेंद्र मोदी के विरोधियों से भी अगर आप बात करेंगे प्राइवेटली तो मानेंगे, भले ही सामने ना मानते हो कैमरे के, कि चुनाव तो मोदी जीत रहे हैं। किसी भी विश्लेषक को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये मान के चल रहा है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती पेश नहीं कर पा रहा है विपक्ष। 272 डन, 303 2019 के चुनाव में आ चुकी हैं, और इस बार 303 से कितना आगे? तो कोई शायद कहे कि इसमें 20-25 सीटें ज़्यादा आ सकती हैं नरेंद्र मोदी को। भाई 370 हटा है, राम मंदिर बन चुका है, मथुरा काशी में भी अब पूजा शुरू हो गई है। तो इस सब का लबोलुबाब ये कि नरेंद्र मोदी जीत तो रहे हैं चुनाव, ऐसा सबको लगता है, लेकिन ये 370 का आंकड़ा, क्या इसको छू पाएंगे? और छुपाना मुश्किल भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई बात ऐसे ही तो नहीं कहते, और वो भी देश की संसद के अंदर। तो अगर उन्होंने 370 का आंकड़ा दिया है तो इसके पीछे अपना गणित तो उन्होंने पूरा कर लिया है। वही गणित आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक एक राज्य की बात हम करते चलेंगे। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि 100% वो जीत चुकी है। हम इस बार मान के चलें कि अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा देगी, तो कहां कहां उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। मैं अपने साथियों के साथ एक एक राज्य पर बात करता जा रहा हूं, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। जैसे राजस्थान में 25 सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में, और उससे पहले 25 की 25 एनडीए जीती। पिछले 2019 में एक सीट हनुमान बेनीवाल जीत गए थे एनडीए के सहयोगियों के तौर पर। मान लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो सीट भी बीजेपी लड़ेगी तो शायद जीत जाए, तो 25 की 25 राजस्थान वो जीत जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सीट छिंदवाड़ा की सीट, जिसको कमलनाथ का बेस्टियन कहा जाता है, उनका गढ़ कहा जाता है, वो सीट बीजेपी ना 14 में जीती ना 19 में जीती। दरअसल 80 से केवल एक बार कमलनाथ और उनके बेटे चुनाव हारे हैं वहां पर। मान लेते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की आंधी में नकुल नाथ, जिन्होंने अभी कोई सीट कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की, उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया यहां तो मैं ही लड़ने जा रहा हूं, वो सीट भी बीजेपी जीत जाती है। तो 29 की 29 मान लीजिए मध्य प्रदेश में हो गई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीती थी। मानते हैं कि इस वक्त देश में ऐसा माहौल है कि 11 के 11 बीजेपी जीत सकता है। वो किसी भी राज्य में कोई शक हो तो आप प्लीज मुझे रोक के बता दीजिएगा, क्योंकि राज्य ज्यादा है इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में भी 11 के 11 आप मान लीजिए। गुजरात में 26 की 26, कोई शक इसमें भी दिखाई नहीं देता। 14 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, उत्तराखंड में 5 की 5, कहीं कोई संदेह नहीं इसमें, ऐसा तो फिलहाल ऐसा लगता है। हरियाणा में 10 की 10 जीती, इस बार भी ऐसा मुमकिन लगता है। दिल्ली की 7 की 7 जीती, अभी तक के हालात को देखते हुए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 में से 3 सीटें जीती थी। मान लीजिए कि कश्मीर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाए, मुश्किल काम है ये, लेकिन मान ले कि ऐसा होता है, जम्मू रीजन की सीटें वो जीतती है, तो एक सीट जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। झारखंड में 14 सीटें 11 भारतीय जनता पार्टी जीती। कल जिस तरीके से तेवर हेमंत सोरेन ने दिखाया, और जो कुछ वहां पर अभी प्रकरण चला है हेमंत सोरेन के इस्तीफे का, उनको लगता है उनको सहानुभूति मिलेगी। बीजेपी को लगता है कि लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का माहौल बना हुआ है और जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। तो क्या 14 में 14 मुमकिन है? हम कहते हैं चलिए मान लेते हैं 14 में 14। इसमें से 2 आपको बोलूंगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें जीती हैं, लेकिन वहां पे इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ये बात सही है कि बहुत ही पॉपुलर नरेंद्र मोदी वहाँ पर हैं, लेकिन क्या 4 की 4 सीटें जो हैं वो आएगी? आपको एक पर डाउट है? ये है। दूसरी बात, जहाँ तक आपको दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में बीजेपी का संगठन ऐसा कोई नहीं मानता कि बहुत सुदृढ़ है। शुरू से हमने देखा है दिल्ली में कि बहुत पुख्ता संगठन हमारे को दिखाई नहीं देता, तो क्या दिल्ली में ऐसा होगा? दूसरा, हरियाणा में माना जाता है कि इस वक्त बीजेपी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये चुनावों में, क्योंकि इस चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट हो रहा है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी को वहाँ दिक्कत है। तो ऐसे में जैसे आप महाराष्ट्र, अब आपने ऊपर लिया, महाराष्ट्र में जो चुनाव महाराष्ट्र में आ रहा था अभी, हाँ, तो उसको हम बाद में कर लेंगे। पर ये 3 जैसे मैंने आपको बोला कि, और यहाँ आपको 100% पहुंचने में बीजेपी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर। इसमें हरियाणा में तो राहुल जी जो कह रहे हैं उससे लगभग मैं भी सहमत होता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए 100% सफलता दोहराना कठिन है। लेकिन दिल्ली कोई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के संगठन के आधार पर चुनाव नहीं होगा। जो पिछला चुनाव हुआ उस वक्त संगठन कोई बहुत उस वक्त बड़ा कमाल का था और अभी कोई कमजोर हो गया ऐसा नहीं, या उस वक्त कमजोर था। मुझे लगता है कि दिल्ली में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उनकी रैली, यही पर्याप्त होगी। और जिस तरह की जीत का अंतर था, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 0.9% से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से रह गई है।
मुझे लगता है कि जो जनता है, जिसको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से देश की स्थिति जा रही, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उसे 100% सफलता दोहराने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में एक थोड़ी मुश्किल दिखती है और थोड़ी सी मुश्किल झारखंड में दिखती है। चलिए ठीक है, अब 4 राज्य मेरे पास बचते हैं, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जिनकी हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सीटें हैं। पिछली बार अकाली के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े थे। अब अकाली दल दोबारा साथ आता है या नहीं आता है, इसके प्रयास होते हैं नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव से पहले क्या मुमकिन है कि पंजाब में 2 सीटें बीजेपी और निकाल ले, 2 की 4 कर ले? बिल्कुल, मुझे लगता है पंजाब में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। उसके 2 कारण है। एक बड़ा कारण यह है कि अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। उनकी पत्नी खुद वहाँ से सांसद थी कांग्रेस से, कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार पटियाला से चुनाव लड़ने वाली है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ संगठन काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इस बार 4 लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ पर 2 बढ़ने वाली है। भले ही अकाली दल से उसका गठबंधन हो या ना हो, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी दम पे लड़ने की तैयारी कर रहा है। संघ ने वहाँ बहुत ताकत लगाई है और अमरिंदर सिंह के सहयोग के कारण और भारतीय जनता पार्टी, समीर जी, आपका और हमारा कैलकुलेशन लगभग मेल खा रहा है। हमने भी वहाँ 4 सीटें मिलेगी, मतलब मुमकिन है कि 4 पर बढ़त बिल्कुल उसको जीतेगी। रहे। मैं पंजाब को लेकर एक बात बताता हूँ। देखिए, पंजाब को अगर आप देखेंगे तो 2 तरह से पंजाब देखा जाता है, एक रूरल पंजाब और एक अर्बन पंजाब। अर्बन पंजाब में बहुत ज़्यादा जो हम इन्हें कहते हैं कि पहले इस कर लेते हैं, रूरल पंजाब में सिख पॉपुलेशन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, और अर्बन में जो है वो हम उसको लोकल भाषा में मोना बोलते हैं, यानी जो नॉन सिख हैं उनकी पॉपुलेशन है। जहाँ पे शहरी उसका सवाल है, बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है, लेकिन रूरल पंजाब में बीजेपी बहुत वीक है। और ऐसे में जब आपकी वहाँ पर सरकार है और जोर जो आपका है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि पिछले जो 8 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीती हुई है, ऐसे में जो पंजाब है वहाँ पे दिक्कत, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा राहुल। लेकिन मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन संभावनाएं वहाँ दिखाई देती है जब आप कांग्रेस और आपस में लड़ रहे होंगे, उस वक्त बीजेपी जितना उसमें फायदा ले सके वो दिखाई। ठीक है, तो अब एक राज्य उड़ीसा की भी हम लोग बात कर लें। देखिए, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री ने 370 कहा है, वहां तक पहुंचने के लिए उड़ीसा में भी कमाल करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। 21 सीटें हैं, अच्छा बड़ा राज्य है, छोटा राज्य नहीं है उड़ीसा, और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 2019 में जीती थी। क्या वहां 8 सीटें बढ़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की, अपनी परफॉर्मेंस को दुगना कर सकती है? देखिए, उड़ीसा एक ऐसा राज्य होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां उसे अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, और मुझे उड़ीसा में त्रिपुरा होता हुआ दिख रहा है। मैं बहुत उसको राज्य के उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक अपनी राजनीतिक पारी के अंत में है, बहुत शानदार नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिशें की, कोई स्थानीय नेतृत्व तो नहीं उनके सामने खड़ा हो पाया, लेकिन इस चुनाव में, विशेष करके जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां अप्रत्याशित सफलता होगी। अब वो 8 से 16 होगी, 15 होगी, 17 होगी, 12 होगी, ये कह पाना कठिन है, लेकिन निश्चित तौर पर 370 वाले आंकड़े में उड़ीसा एक साइजेबल नंबर, जिसको कहते हैं कि आपको दिखेगा कि हाँ, यहां से खट से 10, 12, 15 सीटें एकदम से बढ़ गई, वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, तो हमने बात करने के लिए अभी तो चर्चा ही हम कर रहे हैं। फर्ज करें कि उड़ीसा में बीजेपी 8 से बढ़कर दुगना 16 हो जाती है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की टैली मजबूत होगी। अब मैं 2 बड़े राज्यों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी इंटरनली मानती है कि उसको बहुत अच्छा करना चाहिए। 18 सीटें 42 में से 2019 में बीजेपी ने जीती थी, और कई जगहों से हम सुनते हैं कि बीजेपी को लगता है 35 तक वो जा सकती है बंगाल के अंदर। हम कहते हैं चलिए 35 ना सही, अगर वो 30 तक भी पहुंचती है, पहले तो हम ये बात कर लें क्या है मुमकिन है, ऐसी परिस्थितियां बिहार के अंदर जो है वो आपको दिखाई देती हैं, तो क्या वो 18 से बढ़कर 30 तक जा सकती है, 12 सीटें बढ़ा सकती है? की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में देखिए, पिछली बार जो बीजेपी है उसने लोकसभा चुनाव में लगभग 4 गुना अपना वोट बैंक कर दिया था, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो ज़्यादातर जो वोट शेयर जो आया था वो आया था लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस को वो करके। तब भी अगर आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस का ज़्यादा वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं झुका था। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है, अभी जो संभावनाएं दिखाई देती है, तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जो है उसका वोट काट रही होंगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए वहाँ बहुत फेयर चांस है कि ऐसे में कि अपनी वो सीटें वहाँ, मुझे लगता है जितनी हैं उतनी बना के रख सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कोई कमाल करेगी। 18 की 18 भी दोबारा आ जाए तो आपको लगता है कि ठीक है? ओके, देखिए, ये एक तो मैं बता दूं कि हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं
कहानी कुर्सी की दर्शक देख के वो भी बताते रहे, वो कह रहे हैं कि उड़ीसा में 8 से 18 हो सकती है और बंगाल में 18 से 32, हालांकि ये किसी का अपना अनुमान है। अच्छी बात। लेकिन पश्चिम बंगाल को समझने के लिए लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत देखा जाना चाहिए। 40 और 43, सिर्फ 3% का अंतर है। आप जब कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 3 बार से सत्ता में आ रही है, बहुत ताकतवर पार्टी है, तो आप उस मत प्रतिशत को भी ध्यान से देखिए। 3% का अंतर जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने बंगाल में देखा कि किस तरह से भगवा झंडी लगा के, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, स्क्रीन लगा के, और कलकत्ता की सड़कों पर लोग खुलेआम अगर उसकी बात कर रहे थे, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं वो स्विंग तो होने वाला है। अब वो स्विंग अगर 1 से 1.25% भी हो गया, मैं उसको 3-3.5% नहीं कह रहा हूं, 1 से 1.25% भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो आंकड़ा किसी भी तरफ जा सकता है और कहां तक भी जा सकता है। इसमें यह भी बात समझने की जरूरी है कि जब ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये दोनों पार्टियां एक साथ अलग लड़ रही होंगी, तो उनका जो वोट बैंक होगा, जहां वो डेंट कर रहे होंगे, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो रत्ती तोला जितना भी करेंगे वो ममता बनर्जी के खाते से ही खींच कर ले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 1.25% ये, और दूसरी तरफ अगर थोड़ा भी चवन्नी भी घट गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सफलता हासिल होती दिख सकती है। तो बीजेपी बढ़ेगी आपको निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। समीर जी, बंगाल में 22 सीटें जो ममता बनर्जी 2019 के अंदर जीती थी, उसमें से 5 सीटें ऐसी थी जो जहां ममता बनर्जी 30 से 32,000 वोटों से खाली जीत पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन 5 सीटों को पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा संगठन के स्तर पर काम किया है। लगातार वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय रहे थे। उसके बाद अब जब सुनील बंसल वहाँ संगठन प्रभारी बन के गए, लगातार उन सीटों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ पर 28 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है कि 28 सीटें जीतना ही जीतना है। हालांकि 32 का टारगेट सेट किया है, लेकिन 28 सीटें ऐसी जहाँ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ पूरी ताकत लगा रहा है। और मुझे लग रहा है ये 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो जीतने की स्थिति में। मुझे लग रहा है बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी 18 में 10 सीटें और जुड़ेंगी, 27 से 28 सीटें जीतने की स्थिति में इस बार। देखिए हमने जो, क्योंकि हम बात करें 370 कहाँ से पॉसिबल है, तो उसमें बंगाल में हमें लगता है बीजेपी को बहुत अच्छा करना होगा, तब जाकर के प्रधानमंत्री ने जो टारगेट दिया है उसके आसपास पहुंचेगी। क्या 28 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? तो ये आप समझिए पिछली बार के परफॉर्मेंस से कम 10 सीटें जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा बंगाल के अंदर। आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं, मुश्किल देखिए है। आप अगर उसको देखेंगे तो बंगाल में जब लोग विधानसभा चुनाव हुआ तो 46 पॉइंट समथिंग जो है वोट शेयर था तृणमूल कांग्रेस का, और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो सिर्फ मतलब लगभग 3% उसको घाटा हुआ जो वोट शेयर के मामले में बात करें तो मुझे लगता है कि मैं जैसी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पश्चिम बंगाल में ये बात सही है कि बीजेपी जो है उसने लोकसभा चुनावों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। 4 गुना अपना वोट शेयर बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है कि वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वोट शेयर आ रहा है, वो वोट शेयर लेफ्ट पार्टीज की तरफ से अभी अगर सीए का रूल्स आ जाते हैं तब मुझे नहीं लगता, तो और कंसोलिडेशन होगा। देखिए वैसे भी ममता बनर्जी जो अपना ज़्यादा वोट ले रही हैं वो मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा उनकी तरफ झुका हुआ, और अगर आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट जो है वो पश्चिम बंगाल में। और ऐसे में ऐसे ही ममता बनर्जी ये सब कुछ नहीं कर रही हैं, जो वो राम मंदिर को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखती, वो अपनी रैलियों में मुस्लिम जो सूचक जो है वर्ड्स बोलती हैं, शब्द बोलती हैं, तो ऐसे ही वो नहीं कर रही हैं। उनको पता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोट बैंक जो है उसको उनको तो बचाना राम मंदिर के नाम पर क्या हिंदू वोट नहीं कंसोलिडेट हुआ होगा? मोदी होगा, के पीछे? बिल्कुल होगा। मैं ये कब कह रहा हूँ कि वैसे भी जो आपने 16 सीटें दी हैं तब भी हिंदू वोट ही आपको मिला है, सरोज जी, आपको मुस्लिम पिछले- वोट नहीं मिला। भारतीय जनता मुस्लिम वोट तो हम काउंट नहीं कर रहे बिल्कुल, तो कोई इसीलिए मुश्किल मैं आप बोल बोल रहा हूँ कि लेकिन तब भी बेस्ट केस आप मानते हैं बीजेपी का? मैं वही ये कह रहा हूँ 18-20? 18-19 इसी के आसपास जो है। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में जीती थी, उसमें से 6 सीटें ऐसी थी जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% के आसपास थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की थी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी, प्रधानमंत्री मोदी राम का जिक्र करेंगे, अपने काम का जिक्र करेंगे, लाभार्थियों की बात होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट भले ही ममता बनर्जी की तरफ चले जाए, लेकिन उसमें से एक बड़ा वर्ग रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ेगा। और हिंदुत्व का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी का, जो दलित वोट है, पिछड़ा वोट बैंक है, महिला है, युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर 10 सीटों का फायदा होने जा रहा है। और इस बार आप तय मानिए लगभग भारतीय जनता पार्टी में 28 सीटें जीतने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने जो कल कहा इंडिया गठबंधन के लिए भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो और बाद में कहा उन्होंने कि पहले तो ये भानुमति का कुनबा था और अब हो गया एकला चलो का नारा दे रहे हैं सब लोग। बंगाल में अलायंस ना करके जो ममता बनर्जी ने ऐलान कर ही दिया है, क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है उसका?
देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा समझा जाना चाहिए। सीताराम येचुरी ने एक बात कही थी केरल, उन्होंने कहा कि अगर हम सब ममता जी के साथ चले जाएंगे तो ममता जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अब यानी उनको ये लगता है कि अगर ये तीनों कंसोलिडेट होंगे तो भाजपा उसका लाभ ले सकती है, दूसरी तरह का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी को लगता है कि एक मुस्लिम वोट क्या कांग्रेसी और कम्युनिस्ट उनको दिला सकते हैं, इसका जवाब नहीं में। और मैं कलकत्ता गया था तो बड़ी रोचक बात मुझे सुनने को मिली, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले मैं गया था, तो ठीक बाद में गया था, उसके कुछ ही दिन बाद गया, 2 या 3 दिन बाद ही गया था। तो वहां बड़ी रोचक बात लोगों ने बताई कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर भी इतना दबाव था कि कई जो उत्तर भारतीय रहवासी इस तरह के लोग हैं जो वहां जो किनारे, जिसको हम बार बार कहते हैं कि कम्युनिस्ट शासन में वो बड़ा वर्ग बढ़ा, वहां उन सब ने भगवा झंडा, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पदाधिकारी थे, उन्होंने भी वो भगवा झंडा लगाकर वो कार्यक्रम किया। तो इससे आप वो दबाव समझ सकते हैं कि किस तरह के दबाव से तृणमूल कांग्रेस वहां जूझ रही है। और अपने मुस्लिम वोटर के कंसोलिडेशन के लिए शायद ममता बनर्जी जो अति उत्साह में बोल गई हैं कि अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा, ये उनके खिलाफ जा सकता है और वहां भारतीय जनता पार्टी 1 से 1.25% वोटों की बढ़त। एक शॉर्ट कमेंट, मैं बस छोटी सी बात बोलूंगा। अभी बात हो रही थी मुस्लिम बहुल्य सीटों की। बीजेपी ने जो पिछली बार 18 सीटें जीती, उसमें सिर्फ 2 रायगंज और मालदा उत्तर ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बहुल्य सीटें, उसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं थी जिसमें मुस्लिम बहुल्य रहा। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि जब ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो देख के कर रही हैं कि उनको कौन से वोटों पर जो है कॉन्सेंट्रेट करना। नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम और अल्लाह माफ नहीं करेगा और ये तो काफिर हैं, लड़ते नहीं हैं, ये बातें तो पहली बार ही ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो इसीलिए इससे उनको पहले से अंदाजा इससे जो हिंदू, मैं फिर बात करूंगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगा वहां। इसीलिए अनंत महाराज को राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने। 13 ऐसी सीटें हैं, मुस्लिम बहुल्य है, वहां पर बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है कि किस तरह से जो ये राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके कारण जो माहौल बना है, और जिस तरह से ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो वहां कंसोलिडेशन करने की बीजेपी 13 सीटों पर